So welcome back in my the class of Siddhisthana. So in continuation of the last class yesterday we have talked about the Purukam. Among the Purukam we have studied the Deepanpachan and Snehan Sweden. So that was completed, and that in Charak Samhita Siddhisthana Kalpana Siddhi Adhyay in 8th slok. In 8th slok, the Acharya has explained the diet of the Vaman and Virechan. In the person you are planning Vaman or Virechan, what should be the diet? What should be the diet in case of Vaman and Virechan? कंसेप्ट आपको दो कंसेप्ट याद रखने हैं कि जब वमन के केस में आप वमन मतलब जब आप वमन प्लान कर रहे हैं तो उसके केस में क्या है कि जो डाइट है वो डाइट ऐसी होनी चाहिए जिससे कफ की वृद्धि हो, और विरेचन के केस में जो आपकी डाइट है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कफ की वृद्धि ना हो। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी वमन के केस में डाइट ऐसी है कि जिससे कफ की वृद्धि हो, और विरेचन के केस में डाइट ऐसी है जिससे कफ की वृद्धि ना हो। वाई इट इज सो? इट इज सो बिकॉज जो वामक औषधि हम दे रहे हैं, जो वमन कराने के लिए जो हम औषधि दे रहे हैं, उसको हमें पचाना नहीं है, उसको डाइजेस्ट नहीं कराना है। दैट विल गो इनसाइड योर द जीआई ट्रैक्ट एंड इट विल कॉज द इरिटेशंस एंड अलॉन्ग विद द वोमिटस इट विल कम आउट फ्रॉम द माउथ। तो बिना पचे ही वामक औषधि अपना काम करना शुरू कर देगी। पॉइंट सेकंड पॉइंट रिमेंबर्स, इन केस ऑफ विरेचन औषधि के केस में क्या है कि जो हम औषधि दे रहे हैं वो औषधि आपकी इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ जाके डाइजेस्ट होगी, और डाइजेस्ट होने के बाद वो काम करना शुरू करेगी। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो वमन औषधि है वो बिना पचे ही काम करती है, जो विरेचक औषधि है वो पचने के बाद काम करती है। तो इन केस जब हम ऐसी डाइट प्लान करेंगे वमन के केस में जिससे कफ की वृद्धि हो, तो जब कफ की वृद्धि होगी तो क्या होगा, अग्नि उस व्यक्ति की कम होगी। जब अग्नि कम होगी तो वो औषधि पचेगी नहीं। वैसे भी जब हम वमन प्लान कर रहे हैं, वमन अर्ली इन द मॉर्निंग करते हैं जब भूख लगती ही नहीं है, अग्नि फ्लेयर अप हुई ही नहीं होती है। तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य उस औषधि को बिना पचाए ही बॉडी से बाहर निकालना है। फाइन। इन केस ऑफ विरेचन, विरेचन के केस में आप क्या करते हैं कि वो औषधि जो विरेचक औषधि है लाइक त्रिवृत अवलेह जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, तो त्रिवृत अवलेह को हमें पचाना है। पचने के बाद वो जीआई ट्रैक्ट पे काम करेगा और अधोमार्ग से जो है मल की प्रवृत्ति होने वाली है। तो क्योंकि उस समय क्या है, आपको पचाना है, पचाने के लिए क्या चाहिए, कफ अगर बढ़ा हुआ होगा तो अग्नि कम होगी, और जब अग्नि कम होगी तो औषधि पचेगी नहीं। पॉइंट क्लियर? तो वमन और विरेचन की डाइट बेसिकली इसी कंसेप्ट पे काम करती है। तो जो वमन की डाइट है वो कफ को बढ़ाने वाली होनी चाहिए, और जो विरेचन की डाइट है वो कफ को नहीं बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए। तो कफ को बढ़ाने वाली जो डाइट है उसके केस में आचार्यों ने क्या लिखा है, तो चरक संहिता कल्पना सिद्धि अध्याय 8 चैप्टर में आपको श्लोक मिलेगा। श्लोक क्या कहता है, ग्राम में औदक आनूप रसे, ग्राम में औदक आनूप रसे समासे उत्क्लेशनीय पैसा चवम्य। ग्राम में औदक आनूप रसे समासे उत्क्लेशनीय पैसा चवम्य। तो वमन के योग है, चावम्य मतलब वमन के योग है। पैसा 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 नहीं, पैसा पैसा पैसम, तो पैसा मतलब मिल्क एंड इट्स डेरिवेटिव। तो जितनी भी मिल्क की प्रिपरेशंस हैं और उसकी डेरिवेटिव्स प्रिपरेशंस हैं वो सारी का प्रयोग आप वमन के केस में कर सकते हैं। ग्राम में औदक आनूप रसे, तो आनूप मास रस, आपने पढ़े होंगे ना मास रस, मास बहुत प्रकार के होते हैं, आनूप औदक। तो आपको औदक मास रस, ग्राम में औदक आनूप रस है, तो आपको आनूप मास रस का प्रयोग करना चाहिए। ग्राम में आहार का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा आहार जिससे कफ की वृद्धि हो। दूध, मिल्क और इसके डेरिवेटिव्स का प्रयोग करना चाहिए। तो कंसेप्ट जो हमें दिमाग में रखना है, ऐसा आहार जिससे कफ की वृद्धि हो। तो जब साउथ में जब हम लोग विरेचन करवाते थे तो उस समय हम क्या यूज़ करते थे, उड़द की दाल की इडली, दैट इज़ द बेस्ट इन केस ऑफ द वामक डाइट। तो जिस व्यक्ति को वमन कराना है उस व्यक्ति को आप उड़द की दाल की इडली खाने के लिए दीजिए, उस व्यक्ति की बॉडी में ऑटोमेटिकली कफ बढ़ेगा। विरेचन के केस में क्या है, जैसे मैंने पहले ही बोला, विरेचन के केस में हमें ये याद रखना है कि उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर कफ ना बढ़े। तो डाइट जो दी हुई है 9th नंबर श्लोक में, 8 के सेकंड श्लोक की सेकंड लाइन में, तो डाइट जो दी हुई है, डाइट क्या है, रसेस तथा जांगलजे, रसेस तथा जांगलजे सायुषे, तो जांगल प्राणियों का मांस रस
और सायु से यूज का प्रयोग। स्निग्धे, स्निग्ध तो है लेकिन कफ आवृद्धि करे, कफ आवृद्धि करे वृच्य। तो जांगल प्राणियों का मांसरस है, यूष रस का प्रयोग है, स्निग्ध तो होना चाहिए लेकिन कफ आवृद्धि करे वृच्य। तो आप जांगल प्राणियों का मांसरस का सेवन कर सकते हैं, यूष का सेवन कर सकते हैं, लेकिन वो सब कफ को बढ़ाने वाले नहीं होने चाहिए। तो साउथ में जो हम डाइट का प्रयोग करते थे, मूंग की दाल की खिचड़ी विद नींबू का अचार और काली मिर्च का पाउडर। तो नींबू का अचार और काली मिर्च का पाउडर क्या करने वाला है, ये पित्त को बढ़ाने वाला है। नेचुरल सी बात है, पित्त तो बढ़ाना ही है क्योंकि हमें पित्त निकालना है। मूंग की दाल की खिचड़ी क्यों चुनी, क्योंकि जो मूंग की दाल है वो लघु होती है, लघु गुण जो है वो गुरु गुण का ठीक अपोजिट है। कफ के गुण कैसे होते हैं, गुरु शीत स्निग्ध। तो जो कफ कब बढ़ेगा, जब हम गुरु आहार का प्रयोग करेंगे। और मूंग की दाल कैसी है, लघु। तो इसके केस में क्या है, पित्त तो बढ़ेगा। पित्त क्यों बढ़ेगा, जब आपने नींबू का अचार का सेवन किया, जब आपने काली मिर्च का पाउडर किया, लेकिन कफ नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने मूंग की दाल का सेवन किया। तो जो जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि वमन के केस में हमें औषधि को पचाना नहीं है, इसलिए वमन अर्ली इन द मॉर्निंग किया जाता है। इसलिए वमन में कफ वर्धक आहार का प्रयोग किया जाता है। विरेचन का प्रयोग, विरेचन में हमें औषधि को पचाना है, इसलिए जब भूख लगने का टाइम होता है 10-11 बजे, उस समय में विरेचक औषधि दी जाती है ताकि वो औषधि अंदर जाके पच जाए। और कफ आवृद्धिकर आहार दिया जाता है। क्यों, क्योंकि कफ आवृद्धिकर होने से अग्नि प्रदीप्त होगी और वो उस औषधि को पचा लेगी। तो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, जो वमन का केस है, वमन के केस में हमें आनूप, औदक, ग्राम मांसरस का प्रयोग प्लस मिल्क और इसकी डेरिवेटिव का प्रयोग करना है। विरेचन के केस में हमें क्या करना है, जांगल प्राणियों का मांसरस, यूज का प्रयोग। स्निग्ध तो होना चाहिए लेकिन वो कफ आवृत्तिकर वृच्य, वो भाप जो है कफ को बढ़ाने वाले नहीं होने चाहिए। इसी में नेक्स्ट श्लोक में लिखा है आचार्य चरक ने 9th श्लोक में कि जो जिस व्यक्ति में कफ बढ़ा हुआ होता है उस व्यक्ति में वमन आसानी से हो जाता है, और जिस व्यक्ति में कफ कम होता है उस व्यक्ति में विरेचन आसानी से हो जाता है। क्यों हो जाता है, कंसेप्ट में ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद आया एक श्लोक है, मतलब जो दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं कल्पना सिद्धि अध्याय में। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 12। तो जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि उस व्यक्ति के सेवन में जो संश्लेषण क्रम है उसका क्या शेड्यूल्स है, वो जरूरी है, करना है या नहीं करना है। तो अब मैं जो श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक 4th ईयर पंचकर्म में आएगा, ये श्लोक वाइवा में पूछा जाएगा। अलॉन्ग विद दैट इफ यू विल डू द प्रैक्टिस इन फ्यूचर प्योरली आयुर्वेदा, तब ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ श्लोक ध्यान से सुनना है, श्लोक अपने आप रट जाएगा। संश्लेषण क्रम बेसिकली है क्या, व्हाट इज द संश्लेषण क्रम। तो एक क्रम है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस किसका है, खाने पीने की चीज़ों का। द सीक्वेंस ऑफ द डाइटरी हैबिट्स, द सीक्वेंस ऑफ द डाइटरी हैबिट्स दैट इज फॉलोड बाय ए शोधित पुरुष, दैट इज फॉलोड बाय ए शोधित पुरुष, दैट इज फॉलोड इन ए पर्सन दैट हैज ऑलरेडी टेकन वमन और विरेचन, दैट इज फॉलोड बाय ए शोधित पुरुष टू इंक्रीज द फायर, टू इंक्रीज द जाठराग्नि, टू फ्लेयर अप जाठराग्नि टिल द मैक्सिमम। तो जिस व्यक्ति में शोधन हो चुका है उस व्यक्ति की जाठराग्नि को चरम उत्कर्ष लेवल तक बढ़ाने के लिए जिस आहार विहार के क्रम का सेवन किया जाता है उस आहार के क्रम को हम संसर्जन क्रम कहते हैं। तो संसर्जन क्रम क्या होता है कि शोधित पुरुष की बॉडी में या शोधित पुरुष के शरीर में जाठराग्नि को फ्लेयर अप प्रदीप्त करने हेतु जिस आहार विहार का सेवन किया जाता है उस आहार विहार के क्रम को हम संसर्जन क्रम कहते हैं। तो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 तरह के आहार क्रम है, तो पेय, विलैपी, यूष और मांसरस। पेय, विलैपी, यूष और मांसरस। तो पेय, विलैपी, यूष, मांसरस क्या होते हैं, ये आपने सेकंड ईयर में रसशास्त्र में अच्छे से पढ़े होंगे। तो श्लोक ध्यान से सुनिए। पेयम विलैपी, मैंने बोला था पेय, विलैपी, यूष और मांसरस। तो यूष और मांसरस जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक आकृतम और एक कृतम। आकृतम का मतलब क्या है, बिना स्पाइसेस, बिना छौंक लगाए हुए। कृतम का मतलब क्या है, छौंक लगाए हुए, मतलब मसालों के साथ। तो पेयम, विलैपी, अकृतम च कृतम, अकृतम कृतम च यूषम रसम। तो 4 तरह की डाइट थी, पेय, विलैपी, यूष और रस। तो आपको बीच में लगाना है पेयम, विलैपी, अकृतम कृतम च यूषम रसम। ओके फाइन। पेयम, विलैपी, अकृतम कृतम मतलब बिना छुपा और छुपा हुआ, क्या, यूषम रसम। तिर, दीरथ, एक श।
तिर दीर्घ एकश, तिर मतलब 3 डाइट, दीम रथ मतलब 2 डाइट, एक रस मतलब 1 डाइट। तो पेय की, ब्लैपी की, यूष और मासरस। यूष और मासरस कैसा होना चाहिए? अकीर्तम कीर्तम। तो पेयम ब्लैपी अकीर्तम कीर्तम च यूषम रसा तिर दीरथ एकश। 3 डाइट, 2 डाइट, 1 डाइट। किसकी? पेय की, ब्लैपी की, यूष की और मासरस की। यूष और मासरस के केस में क्या है? एक बिना छुपा भी हो सकता है, विदाउट एनी स्पाइसेस और विद एनी स्पाइसेस। क्रमेण सेवेत विशुद्ध काय, क्रमेण सेवेत विशुद्ध काय, प्रधान मध्य अवर शुद्धि शुद्धा। क्रमेण सेवेत, क्रम से सेवन करना है, विशुद्ध काय, जिस व्यक्ति की बॉडी का शोधन हो चुका है, विशुद्ध काय, प्रधान मध्य अवर शुद्धि शुद्धा। तो जो शुद्धि होगी, वमन की शुद्धि है या विरेचन की शुद्धि है, तो वो प्रधान प्रवर शुद्धि, मध्यम शुद्धि, अवर शुद्धि, जो कि आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन प्रवर शुद्धि है, मध्यम शुद्धि है या अवर शुद्धि है, आपको पेय, ब्लैपी, यूष और मासरस का सेवन रेस्पेक्टिवली 3 डाइट, 2 डाइट, 1 डाइट के प्रयोग में प्रधान, मध्यम, अवर शुद्धि के केस में करना है। कैसे आप फॉलो करेंगे? अगर सपोज आप प्रधान, किसी की प्रवर शुद्धि हुई है, तो जिस दिन आपने वमन या विरेचन कराया, तो अगर वमन विरेचन कराया तो उस दिन लंच में तो वो व्यक्ति कुछ नहीं लेगा, सिर्फ गर्म पानी का सेवन करेगा। डिनर वो लेगा, तो डिनर के केस से स्टार्ट करना है। अगर आपकी प्रवर शुद्धि हुई है तो पेय 3 डाइट, मतलब अगर आपने 1 तारीख को डिनर स्टार्ट किया तो 1 तारीख का डिनर, 2 तारीख का लंच और 2 तारीख का डिनर पेय का प्रयोग करना है। इन द सेम वे 3 तारीख के लंच और डिनर में और 4 तारीख की मॉर्निंग में आपको ब्लैपी का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद 3 दिन अगर वो प्योर वेजिटेरियन है तो आकीर्तम यूषम, और 3 दिन कृतम यूषम अगर वो प्योर वेजिटेरियन है। तो 3 दिन आकीर्तम यूषम और 3 दिन कृतम यूषम। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो पहले 3 दिन में 1 दिन कृतम यूषम और 2 दिन, पहले दिन आकीर्तम यूषम और 2 दिन कृतम यूषम, बिना छुका यूष और छुका हुआ यूष। उसके बाद जो चौथा शेड्यूल्स है उसमें पहले दिन आकीर्तम मासरस और 2 दिन कृतम मासरम। इस प्रकार 7 दिन पूरे हो जाएंगे और 7 दिन के डिनर में आपको नॉर्मल डाइट लेनी है इन केस ऑफ प्रवर शुद्धि। इन द सेम वे मध्यम शुद्धि एंड अवर शुद्धि, मध्यम शुद्धि के केस में पेय, ब्लैपी, यूष और मासरस का जो डाइट है वो 2-2 दिन का है। 5वें दिन शुद्धि पूरी हो जाएगी और 5वें दिन के डिनर में आपको नॉर्मल डाइट लेनी है। इन केस ऑफ अवर शुद्धि, पेय, ब्लैपी, यूष और मासरस का शेड्यूल 1-1 दिन का है। 3 दिन के डिनर में शुद्धि पूरी हो जाएगी और 3 दिन के डिनर में आपको नॉर्मल भोजन लेना है। तो दिस इज संसर्जन क्रम, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संसर्जन क्रम की इंपॉर्टेंस में बताया गया है। श्लोक 12 नंबर का जो श्लोक है वो श्लोक क्या कहता है? वो श्लोक कहता है कि जिस प्रकार कहीं पे सूखी हुई घास और गोबर के कंडे रखे हैं, वहां पे एक छोटी सी भी अग्नि लगा दी जाए और उसको फ्लेयर अप किया जाए तो वो अग्नि उस सारे सब कुछ जला के राख कर देती है। उसी प्रकार शोधन के पश्चात वो महाकाय व्यक्ति, उसके शरीर में अगर आप संसर्जन क्रम का फॉलोअप करते हैं तो अग्नि फ्लेयर होके इतनी ज़्यादा प्रदीप्त हो जाती है कि वो सभी प्रकार के आहार का पाचन कर देती है। और वंस अग्नि विल द फ्लेयर अप, सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। होप द संसर्जन क्रम का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हुआ। अब श्लोक नंबर 13 वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।